टोमेटो हाउस। टोली चौकी नाम का एक गांव था। वो गांव शहर के करीब था। उस गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। उसे 10 एकड़ की जमीन थी जिसमें वो टमाटर उगाया करता था। आसपास के गांव में उसके यहाँ उगे हुए टमाटर बहुत फेमस थे। वो खेतीबाड़ी करते हुए अपने बेटे कार्तिक को खूब पढ़ाता है। कार्तिक शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव में आता है और पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं अमेरिका जाकर और पढ़ाई करना चाहता हूँ। कार्तिक, अभी तक मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया है। मेरी उम्र भी हो रही है बेटा, अब मैं और मेहनत नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पिताजी, अब मेरी इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई है, मैं यही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम्हारी मर्जी बेटा। नारायण अपने बेटे को जिम्मेदारियां सौंपकर घर में आराम करता है। कार्तिक हर दिन खेत में जाकर पके हुए टमाटर को तोड़कर घर लाता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कार्तिक को अपनी जिंदगी में किसी तरह का बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। रात के वक्त वो आंगन में बैठकर आसमान के सितारों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। ऐसे और कब तक बिना तरक्की का जीवन जीऊंगा मैं? मुझे जिंदगी में कुछ बदलाव करना है। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में रियल एस्टेट का व्यापार सूझता है। मैं इस 10 एकड़ जमीन को रियल एस्टेट में बदल देता हूँ। ऐसा सोचकर वो ये बात अपने पिता को जाकर बताता है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, हमारे खेतों में टमाटर सोने की तरह उगते हैं। तुम उन्हें छोड़कर रियल एस्टेट का व्यापार क्यों करना चाहते हो? लेकिन पिताजी, ये बहुत ही सक्सेस बिजनेस है और कितने दिन हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। कार्तिक तुरंत उस जमीन को रियल एस्टेट में बदलता है। टोली चौकी शहर के नजदीक होने के कारण कार्तिक को जो ख्याल आया था वही ख्याल बाकी के लोगों को भी आता है और रियल एस्टेट बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है। नारायण की जान पहचान का एक बिल्डर कार्तिक के पास आकर कहता है, बेटा, तुम्हारे खेतों में तो टमाटर की फसल सोने की तरह उगती है। उसे छोड़कर इस रियल एस्टेट में क्यों आए हो? वैसे भी बहुत सारे अनुभवी लोगों को छोड़कर लोग तुम पर कैसे विश्वास करेंगे? बिल्डर की यह बात सुनकर कार्तिक वहां से चला जाता है और सोचता है, वैसे देखा जाए तो बिल्डर की बात भी सही है। इस वजह से कार्तिक बहुत सोचने लगता है। मैं दूसरे लोगों से थोड़ा हटके काम करता हूँ। वह सोच ही रहा था कि उसे एक आइडिया आता है। इस जमीन में टमाटर सोने के जैसे उगते हैं। ऊपर से हमारे पूर्वज भी टमाटर ही उगाते थे। इसलिए मैं यहाँ टोमेटो घर बनाऊंगा। बाकी सब भगवान की मर्जी। ये सोचकर वो सबसे पहले रियल एस्टेट का व्यापार शुरू करता है और टमाटर के घर बनाता है। जो लोग टमाटर को एक सब्जी की तरह देखा करते थे, वो लोग टमाटर के घर को देखकर फिदा हो जाते हैं। वो एक विला जैसा बहुत ही विशाल डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम टमाटर के घर बनाता है। ऊपर से उन घरों में एक खासियत थी। वह बारिश के मौसम में हरे रंग में, सर्दी के मौसम में सुनहरे रंग में और गर्मी के मौसम में लाल रंग में रंग बदलते थे। यह आइडिया बहुत अच्छा चलता है। टमाटर हाउस के लिए लोग उत्सुकता बताते हैं। टमाटर का घर बनाना शुरू करते हैं। कार्तिक कहीं और ना जाते हुए उसी गांव में रहकर अपनी होशियारी और लगन से अमीर आदमी बन जाता है। नीति: नए और अच्छे विचारों को लोग हमेशा आदर करते हैं। अंडरग्राउंड मड डॉग हाउस। एक गांव में राम और जानकी नाम के दंपति और गौतमी और कार्तिक नाम के बेटा और बेटी रहते थे। कार्तिक के पास टॉम नाम का एक पालतू कुत्ता रहता था। कार्तिक हमेशा उस कुत्ते के साथ खेलता रहता था। राम और जानकी एक बैग में सोना रखते थे। टॉम उस बैग को लेकर खेलते हुए कहीं फेंक देता है। अरे कार्तिक, यहाँ पर एक बैग रखा था, तुमने देखा है क्या? उसमें सोना था। पापा, मुझे नहीं मालूम। अरे, ऐसे कैसे नहीं मालूम? यही तो रखा था। हाँ, मैंने टॉम को उस बैग के साथ खेलते हुए देखा, लेकिन माँ, मुझे नहीं मालूम था उसमें सोना है, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर से सोना खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम और टॉम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। कार्तिक दुखी होकर घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। टॉम खेलते हुए एक सुरंग में अंडरग्राउंड में चला जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। टॉम, टॉम! ये कहकर वो चिल्लाते हुए उसे ढूंढता रहता है। इतने में टॉम की आवाज अंडरग्राउंड से आती है। टॉम, तुम कहाँ हो? वो अंडरग्राउंड में जाता है। अंडरग्राउंड में एक छोटा सा हाउस बना हुआ था। वहां पर एक बूढ़ी औरत छोटे कुत्तों की देखभाल कर रही थी। आप कौन हो? मेरा टॉम मुझे वापस कर दो।
तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हारे टॉम को और बहुत सारा सोना भी दूंगी। क्या करना है? मुझे थोड़े पपीज चाहिए। पपीज? लेकिन क्यों? मैं उनका पालन करूंगी। क्यों इस अंडरग्राउंड में रह रहे हो? बाहर क्यों नहीं जाओगे? मेरा नाम गौरी है। मैं कुत्तों से नफरत करती थी। कुछ साल पहले एक स्वामी जी के आश्रम में उनकी सेवा करती थी। उनके पास एक कुत्ता था जो उन्हें बहुत पसंद था। मैं कितना भी घर को साफ करती, लेकिन वो सारा गंदा कर देता था। और एक दिन गौरी, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे आने तक कुत्ते का बहुत ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। ये कहकर वो चले गए। इस तरह वो तीर्थ पर गए थे। मुझे लगा कि किसी तरह मुझे उस कुत्ते को आश्रम से भगा देना चाहिए। मैंने बहुत बारी कोशिश की। जितनी भी बार मैं उसे आश्रम से निकालती, वो शाम होने पर फिर से आश्रम को वापस आ जाता। इसीलिए मैंने चिढ़कर उस कुत्ते को आश्रम के नीचे एक सुरंग में बंदी बना दिया। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी आश्रम को वापस आए। गौरी, सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल स्वामी जी। आपकी यात्रा कैसी गई? मेरी यात्रा सफल रही। हाँ, वो कुत्ता कहाँ है? आपके जाने के बाद कुत्ते का कोई पता नहीं स्वामी जी। मैंने सोचा वो आपके साथ ही चला गया। मेरे साथ क्यों आएगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसकी देखभाल अच्छे से करना। वो गुस्सा होकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान जाते हैं। नीच! एक बेजुबान पर तुमने इतनी हिंसा की। तुम्हारा शेष जीवन एक अंधेरी सुरंग में बीतेगा। यही मेरा श्राप है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पाप का परिहार बताइए। तुम्हें कुत्ते की प्रजाति की जिंदगी भर सेवा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी यौवन वापस आएगी। उस पाप के परिहार में मैं कुत्तों की सेवा कर रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आपको थोड़े पपीज लाकर दूंगा। ये सोना तुम्हारा उपहार है। ये लो। कार्तिक बूढ़ी औरत को थोड़े पपीज लाकर देता है। वो बूढ़ी अपना सारा जीवन उन कुत्तों की सेवा करके अपने पाप का प्रायश्चित करती है। कार्तिक बूढ़ी औरत के दिए गए सोने से अपनी बहन की शादी करता है और अपने माँ बाप की प्यार से देखभाल करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत कभी नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड गोल्ड शॉप। जयपुर नाम के शहर में बंसीलाल नाम का एक आदमी रहता है। उसके बेटी की शादी फिक्स हुई होती है, जिसके लिए वो ढेर सारे गहने बनवाने के लिए एक सुनार के पास जाता है। अरे बंसीलाल जी, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? बनवारी लाल जी, बेटी की शादी तय हो चुकी है और गहने बनवाने थे, तो बीवी पीछे पड़ गई कि गहने आप ही की दुकान से बनाने हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बंसीलाल जी। आप मुझे बता दीजिए कि गहने कितने बनवाने हैं। उस हिसाब से मैं आपको एक तारीख बताकर उस दिन गहनों की डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बंसीलाल जी सारे गहने जिस दिन चाहिए वो तारीख बताकर गोल्ड शॉप से निकल जाते हैं और घर वापस आते हैं। घर आकर वो टीवी लगाते हैं, तब वो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी चोरों की टोली है जो शादी के सीजन में गोल्ड शॉप में घुसती है और उन्हें लूट लेती है। और वो टोली अब जयपुर में आकर धूम मचा रही है। ये सुनकर बंसीलाल जी बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उनकी पत्नी उनसे कहती है, सुनिए जी, अगर हमने बिटिया की शादी सामने रखी
तो कैसा रहेगा? अरे नहीं नहीं भगवान, शुभ मुहूर्त मिला है। अगर सामने देखे भी तो क्या पता अच्छा मुहूर्त मिलेगा या नहीं। लेकिन इस चोरों ने जो शहर में धूम मचा कर रखी है, उसे देखते हुए मैंने ये कहा है जी। तुम परेशान मत हो भगवान, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। इस परेशानी में कुछ दिन निकल जाते हैं। शादी को अब बस 10 दिन ही बचे रहते हैं और चोरों का इलाज पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इस परेशानी में बंसीलाल जी बनवारी लाल से मिलने जाते हैं। देखिए बनवारी लाल जी, बेटी की शादी का मामला है, इसलिए मैं कोई मुसीबत नहीं मोड़ लेना चाहता। आप शादी के गहने बना पाएंगे या नहीं, ये मुझे ठीक ठीक बता दीजिए, क्योंकि चोरों का सिलसिला देखकर लगता नहीं कि सब ठीक होगा। अरे बंसीलाल जी, आप चिंता मत कीजिए। जन्म से धंधा करते हुए आ रहा हूं मैं। इन चोर उचक्कों से डरने वाला नहीं हूं मैं। कितनी भी मुसीबत आए, आपके बेटी के गहने वक्त पर मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये सब आप कैसे कर पाओगे, जरा मुझे भी तो बताइए, ताकि मैं भी निश्चिंत रह सकूं। अच्छा अच्छा, तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। बनवारीलाल जी बंसीलाल को अपनी ही दुकान के एक तहखाने में लेकर जाते हैं। वहां बंसीलाल जी जो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उस तहखाने में एक बहुत बड़ा सोने चांदी के आभूषणों के निर्माण का अंडरग्राउंड गोल्ड शॉप रहता है। बनवारीलाल कहते हैं, जी बंसीलाल जी, अब बोलिए क्या कहेंगे आप? अरे बाप रे बाप, ये तो कमाल है। एक छोटी सी दुकान के नीचे इतनी बड़ी अंडरग्राउंड गोल्ड शॉप होगी, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक कहा बंसीलाल जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आपके बेटी के गहने आपको वक्त पर देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बनवारीलाल बंसीलाल की बेटी के गहने बनवाने लगते हैं। तभी कुछ चोर उनके शॉप में आते हैं, लेकिन उन चोरों को कुछ भी नहीं मिलता और उनको ये तक नहीं पता चलता कि उसी शॉप के अंडरग्राउंड में गहनों का निर्माण हो रहा है। चोर बहुत ढूंढते हैं और वो आखिर गोल्ड शॉप छोड़ के चले जाते हैं। इधर बंसीलाल जी अपने बेटी की शादी की तैयारी करते हैं और बनवारीलाल सारे गहने वक्त से पहले दे देते हैं। शादी धूमधाम से हो जाती है और चोर बनवारीलाल के अंडरग्राउंड गोल्ड शॉप का पता तक नहीं लगवा सकते।